बरसों से हम इंसानों को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पता था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो दोनों इंटर रिलेटेड है। 1820 में एक डैनिश साइंटिस्ट ओरस्टेड, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि अगर कहीं करंट एग्जिस्ट करे तो उसके आसपास के रीजन में बनता है मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वायर जो है ये अगर करंट कैरिंग वायर है, आप पूछेंगे कैसे, इसे चलिए जोड़ देते हैं। ऐसे हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, कुछ ऐसे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो ऑब्वियसली करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस वायर से ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये मिटा देता हूं। फॉर क्लैरिटी हम थोड़ा सा ही पार्ट, इस वायर का एक छोटा सा पार्ट, इतना सा हिस्सा ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर यहां से करंट का फ्लो होता है और करंट अगर आई हो मान ले, तो इसके आसपास, इस वायर के आसपास क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और इसका डायरेक्शन जो है ये हम पता लगा सकते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें, ऐसे घुमावदार है। इसका दो डायरेक्शन हो सकता है, एक तो ऐसा और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। इस डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास बहुत से लॉज हैं। जैसे कि एक रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि किसी भी वायर में अगर आप देखें कि करंट का फ्लो है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, ये पता करने के लिए, तो मान ले ये वायर है जिससे कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, हमें पता है ये ऐसे सर्कुलर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए हमें इसे राइट हैंड से ग्रिप करना होगा। इमेजिनरली आप सोच ले ऐसा कि आपने इसे ग्रिप किया है, तो फिर ये थंब जो है इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना होगा कि ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। तो अगर थंब आपका इस तरह से करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो बाकी मुड़ी हुई चार उंगलियां जो है ये इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे उसके डायरेक्शन को, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। तो ये है राइट हैंड थंब रूल, जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां से हम ये तो पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी रीजन में है, किसी पॉइंट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा यहां पर, तो हम ये पाएंगे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे डायरेक्शन में होगा। और वहीं पर अगर मान ले इस पॉइंट की बात हो, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल ये जो वायर है ये मान ले आपके कंप्यूटर स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन हो, जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो फिर आप ये पाएंगे यहां पर इस पॉइंट में, जो कि स्क्रीन में ही एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन से अंदर की तरफ होगा। वहीं पर इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्क्रीन के साथ पैरेलल होगा, कुछ हद तक पैरेलल होगा। एग्जैक्टली यहां पर होता तो वो पैरेलल होता। तो इस तरह से हम उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर वो पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जो है उसके डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करें तो हम ये पाएंगे ये स्क्रीन से नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हमने पता लगा इसका जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन का वो इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहां पर देखें तो ये इस डायरेक्शन में होगा फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ये है, इस पॉइंट में, पॉइंट पी में मान ले, तो इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन तो चलिए स्क्रीन से अंदर की तरफ होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। यहां पर पिक्चर में आते हैं दो फ्रेंच फिजिसिस्ट, एक है जोबातिस्त ब्यो और दूसरे हैं फेलिक्स सेवाग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चूंकि फ्रेंच नाम है तो बड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए प्रोनाउंस करना। तो पहले थे जोबातिस्त ब्यो और दूसरे थे फेलिक्स सेवाग। जो भी हो, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, तो हम इसे बायो कहते हैं और इसे सेवर्ट्स कहते हैं। तो इन्हीं के नाम से आया हुआ है ये लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉ। तो ये लॉ हमें ये बता के देगा कि एक सर्टेन पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किस मैग्नीट्यूड का बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये लॉ है कैसा। तो इस लॉ को समझने के लिए हमें चाहिए होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसा। मजेदार बात यह है
कि बायोसेवर्ट्स लॉ से हम किसी भी शेप के वायर के कारण बने मैग्नेटिक फील्ड को पता कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये पूरा का पूरा वायर के कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पे उसे नहीं पता लगा था, बल्कि उसके एक छोटे से पार्ट के कारण, इस पूरे वायर के इतना छोटा सा पार्ट, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे पता लगाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, शेप अब कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा करंट कैरिंग वायर और इसमें करंट का फ्लो, चलिए मान लेते हैं करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। और करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है आई। अब एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जहां पर हम पता लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो वो पॉइंट जो है, चलिए वो पॉइंट यहां पर है और ये पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं, ये है पॉइंट पी। यहां पर बने मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाएंगे। अगर हम यहां पर राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करते हैं तो हम बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां स्क्रीन से अंदर की तरफ होगा। अब यहां एक छोटा सा पार्ट, उसके कारण बना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे पता लगाएगा बायोसेवर्ट्स लॉ। तो वो जो छोटा सा पार्ट है उसे यहां पर ट्रेस कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इस छोटे से पार्ट के लिए यहां पर ये जो छोटा सा पार्ट है इसके कारण बने मैग्नेटिक फील्ड को हम पता लगाएंगे। यहां पर मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं। यहां पर ये रहा वो छोटा सा पार्ट जिसके कारण बना मैग्नेटिक फील्ड, हम पता लगाएंगे। इसका लेंथ कितना है? ये इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का है। इसका लेंथ जो है ये dl है। अब यहां से एक और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, वो ये कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस dl, यहां से इस पॉइंट का, जिस पॉइंट में आप मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? तो उस डिस्टेंस को हमने मान लिया ये है r। अब यहां पर कुछ कॉमन सेंस लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो चलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसे हम नाम दे देते हैं, ये है dB। dB क्यों? हमने यहां d क्यों लिखा? क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक पार्ट है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी बहुत छोटा होगा। इस पूरे वायर के लिए, अगर वायर तो और लंबा होगा, इस पूरे वायर के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा तो ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल लेंथ्स मिला के जो वायर बना है, सब के कारण बने मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसे इंटीग्रेट करना होगा, जोड़ना होगा एक साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मान लिया हमने dB। अब यहां से हम एक सेंस लगा सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सबसे पहले आप ये सोचें कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्यों हो रहा है? कौन क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? वो क्रिएट कर रहा है ये करंट एग्जिस्ट कर रहा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा। आप ऐसा सोचें, करंट अगर जीरो होता क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता? नहीं बनता। करंट थोड़ा सा क्रिएट हुआ, करंट एग्जिस्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना। तो ऑब्वियसली करंट को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। करंट को डबल कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि करंट का मतलब है कुछ चार्ज्ड पार्टिकल, यहां पर कंडक्टर की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर करंट डबल हो गया तो फ्लो भी डबल हो जाएगा। तो जब फ्लो इस जगह से डबल हो जाएगा तो इसके कारण बना मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। तो यहां हम सेंस लगा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट को डबल कर दे, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। अब देखिए, हमने जो कंसीडर किया था लेंथ, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ कंसीडर किया था। अब इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का मतलब कितना होता है? एग्जैक्टली कितना लेंथ होता है? इसका तो कोई एग्जैक्ट लेंथ है नहीं। आप जितना छोटा से छोटा मान सकते हैं उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसका मतलब इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये है 1 मिलीमीटर या फिर वो 10 टू द पावर -9 मीटर, ऐसा कुछ नहीं है। dl जब ये डेफिनेट नहीं है तो अगर हम इसके लेंथ को, जो हमने कंसीडर किया dl को, अगर इसके लेंथ को डबल कर दे तो आप ध्यान से देखें, dl का लेंथ हमने जो माना था पिछले केस में जो इतना सा था, हम अगर किसी केस में उसे डबल मान लेते हैं तो उसका लेंथ, तो यहां पर देखें फ्लोइंग चार्ज जो होगा, फ्लोइंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसका नंबर डबल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ को हमने डबल कंसीडर कर लिया।
इसका मतलब dl जितना बड़ा होगा db उतना बड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि फ्लोइंग चार्ज जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, उसका नंबर डबल हो जाएगा। सो ऐसे इस लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये db जो है, ये db ये प्रोपोर्शनल होगा dl के। साथ ही साथ यहां पर आप ये सोचे कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। अगर इसी पॉइंट को हम दूर कंसीडर करते तो करंट का इफेक्ट तो कम होता, और दूर कंसीडर करते पॉइंट को तो करंट का इफेक्ट और कम हो जाता, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाता। तो फिर हम यहां से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह भी इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही करता है। तो यहां से हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर्ड के। डिस्टेंस को डबल कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को आप ट्रिपल कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। यहां पर एक नॉन इंट्यूटिव चीज है, वो ये कि ये जो dB है, ये dB ये एक और चीज पे प्रोपोर्शनल है। जब तक आप मैग्नेटिज्म के तह तक नहीं जाएंगे तब तक इसका अंदाजा लगाना, इसका इंट्यूटिव सेंस ग्रो करना, ये इम्पॉसिबल है। और मैग्नेटिज्म को हम क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझ सकते हैं, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। आपको अगर पूरी तरह से इसे समझना है तो आपको समझना होगा थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। जो भी हो वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये सिर्फ बता देता हूं कि ये प्रोपोर्शनल होता है, ये जो r है और ये जो dl है, आप कह सकते हैं आगे चल के देखेंगे ये सिर्फ dl नहीं बल्कि कुछ और भी हम कंसीडर करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये मान लेंगे यहां पर ये जो एंगल बना रहा है dl के साथ, ये r जो एंगल बना रहा है, ये एंगल अगर थीटा है, वैसे थीटा आप इधर भी कंसीडर कर सकते हैं और इस एंगल को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ थीटा के, और हमें पता है साइन ऑफ दिस एंगल, ये अगर थीटा होता है और अगर आप ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं चलिए अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ थीटा दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री है, और ये थीटा अगर है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और हमें पता है, हम ये जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई यहां 180 डिग्री है, रेडियन में कहे तो पाई। सो इसीलिए आप एंगल कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, सबको अगर मिलाते हैं तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि dB जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये प्रोपोर्शनल होगा I dl इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड के। अब यहां से हमें इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होगा। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते साथ हमें यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होता है। तो यहां पर हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। चलिए यहां लिख लेते हैं। सो dB इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा, अगर हम यहां पर फ्री स्पेस की बात करें, वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें, तो यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा ये होगा μ0/4 आगे बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली है कितना। तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंटू I dl साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड। अब चलिए देख लेते हैं ये जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट पता कर लूंगा। तो यूनिट पता करने के लिए देखिए म्यू नॉट का जो यूनिट होगा μ0/4 का भी वही यूनिट होगा, क्योंकि 4 तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। सो μ0 ये किसके बराबर होगा? देखिए μ0 इज इक्वल टू dB। चलिए dB का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, dB इंटू r स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय I dl इंटू साइन ऑफ थीटा
और यहां न्यूमरेटर में रहेगा 4 पाई। तो आप देखिए यहां से जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उन्हें कंसीडर तो करना है नहीं, यूनिट हम पता कर रहे हैं। सो यूनिट के लिए इसका यूनिट देखिए क्या होगा, इसका यूनिट होगा टेस्ला। इसका यूनिट देखिए क्या होगा, ये आर क्या है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां आई करंट है, उसका यूनिट एम्पियर, और यहां डीएल एक लेंथ है, उसका यूनिट मीटर। सो यहां से आप कह सकते हैं जो यूनिट होगा, और साइन ऑफ थीटा ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसका तो कोई यूनिट है नहीं, सिमिलरली 4 पाई भी न्यूमेरिक वैल्यू है। सो इसका यूनिट जो बना, ये बना, आप देखिए ये यूनिट बनेगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो ये बन गया यूनिट किसका, म्यू नॉट का, जो कि यूनिट होगा इसका भी म्यू नॉट ओवर 4 पाई, क्योंकि 4 पाई एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब चलिए इसका वैल्यू लिख लेते हैं। म्यू नॉट ओवर 4 पाई ये बराबर होता है 10⁻⁻7, इतना यूनिट इसका कितना है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और इस म्यू नॉट को इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और साथ ही साथ मैं यहां आपको बता दूं कि यहां ये जो है यही है बायो सेवर्ट्स लॉ, लेकिन ये बायो सेवर्ट्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को बता रहा है। सो मैं सबसे पहले तो यहां लिख दूं कि ये है बायो सेवर्ट्स लॉ, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। अब चलिए इसका जो वेक्टर फॉर्म है उस वेक्टर फॉर्म को पता कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये जो dB है इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमें पता होना होगा। यहां पर डायरेक्शन हमने क्या देखा था, डायरेक्शन जो है नॉर्मली इनवर्ड्स है स्क्रीन से। सो वो जो डायरेक्शन है, चलिए नॉर्मली इनवर्ड्स डायरेक्शन कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा, चलिए ऐसा अंदर की तरफ, और ये जो डायरेक्शन है इसे नाम दे देते हैं एन कैप। तो जब वेक्टर फॉर्म में हम बात करेंगे, इसका जो वेक्टर dB होगा, दैट मीन dB का एग्जैक्ट वैल्यू, dB जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो होगा उसे हम कैसे पता करेंगे, वो बराबर हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई इंटू dl इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड, और उसके साथ साथ इस dB का जो डायरेक्शन है एन कैप उसे हमने यहां पर अपेंड कर दिया। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमने यहां पर बात किया था, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसी dB का डायरेक्शन हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के पूरा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से क्या करते हैं, हम इस एन कैप का जो वैल्यू होगा वो पता कर लेते हैं। इसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो क्लियर है कि यहां पर ये जो r है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू dl। पर एक और क्वांटिटी है जिसे कि हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं फिजिक्स में, वो क्वांटिटी है करंट इनटू dl। सो करंट और dl इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक वेक्टर बनाते हैं जिसे कि कहा जाता है करंट एलिमेंट। उसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन। तो अगर IDL की बात करें तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा। सो IDL को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वैसे आप ये एरो जो है किसी एक पार्ट में भी लगा सकते हैं, DL पे भी लगा सकते हैं। यहां पर ये जो वेक्टर क्वांटिटी बना, इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है करंट का मैग्नीट्यूड इंटू DL का मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है करंट का डायरेक्शन। तो अब ये हमारे पास एक और वेक्टर है, तो ध्यान से देखें, एक वेक्टर हम यहां से बना सकते हैं, एक वेक्टर हमें R से मिलेगा। तो अब इस n कैप को IDL और R इन दोनों के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए ये R, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा। ये R है क्या, इसे हम मानते हैं इस पॉइंट का, जिस पॉइंट में हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू, कहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू दिस इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। सो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्शन होगा
ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो अब यहां से हमें क्या मिला कि ये जो करंट एलिमेंट है आइडियल, उसका डायरेक्शन ये, और यहां आर का जो डायरेक्शन है, आर का डायरेक्शन ये। अगर यहां पर आप ये कहते हैं कि आइडियल क्रॉस आर, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलने वाला है, एक ऐसा वेक्टर ये बनेगा, कैसा वेक्टर बनेगा जिसका कि डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन बराबर होगा एन कैप के। आप यहां पता लगा के देख ले, आइडियल पहला वेक्टर है और आर दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच दो एंगल्स बन सकते हैं, एक तो ये और दूसरा ये। तो हमें छोटा वाला एंगल को कंसीडर करना है, ये वाला एंगल को कंसीडर करना है। अब यहां पर आप अपने राइट हैंड को कुछ ऐसे रखें, राइट हैंड को इस प्लेन में, इसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये आइडियल भी एग्जिस्ट कर रहा है और जिस प्लेन में ये आर है, आर वेक्टर, उसी प्लेन में अपने राइट हैंड को आप कुछ ऐसे रखें, चारों उंगलियों को मोड़ते हुए और थंब को अंगूठे को बाहर की तरफ रखते हुए कुछ ऐसे रखें कि आपकी मुड़ी हुई उंगलियां पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ डायरेक्ट करें। तो आपका थंब जो है, अंगूठा जो है, वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वही होगा इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन। तो यहां से बड़ा क्लियर है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्मली इनवर्ड्स होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिसे कि हमने एन कैप माना। तो यहां से हम कह सकते हैं आइडियल क्रॉस आर, इसका डायरेक्शन एन कैप के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम एन कैप पता करना चाहते हैं, सो एन कैप ये ऑब्वियसली बराबर होगा किसके, इसका वो डायरेक्शन है। तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है वही होगा एन कैप, वही तो होगा इसका डायरेक्शन। किसी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका जो डायरेक्शन है इसे ए कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप होता क्या है? इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है ये वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो एन कैप अगर इसी का डायरेक्शन होगा तो इसके डायरेक्शन को हम कैसे पता लगाएंगे? ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे तो बाद में पता लगाएंगे, फिलहाल तो इस वेक्टर को लिख लेते हैं। सो आई डी एल एज वेक्टर क्रॉस आर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई डी एल इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो दूसरा वेक्टर आर, उसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा। साइन ऑफ थीटा क्या? आइडियल और आर के बीच का एंगल। तो यहां पर हमने ये बात किया था पहले ही, यहां पर आइडियल और आर के बीच का एंगल अगर देखें तो चलिए इसे अगर अल्फा मान ले, ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। सो हमने पहले ही बात कर लिया था कि साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दोनों बराबर होने वाला है, दोनों बराबर होता है। इसीलिए यहां पर आप अगर इस एंगल को अल्फा कहते हैं तो साइन ऑफ अल्फा की जगह आप आसानी से साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। पर यहां बेसिकली हमें सबसे पहले तो साइन ऑफ अल्फा लिखना था। चलिए यहां पर अगर अल्फा लिख देते हैं तो यहां पर हमें सबसे पहले तो अल्फा लिखना चाहिए था, फिर उसके बाद इस साइन ऑफ अल्फा को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं साइन ऑफ थीटा से, क्योंकि साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ अल्फा दोनों सेम होने वाले हैं। अब इस एन कैप का वैल्यू अगर यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें ये जो डीबी मिलेगा, ये जो वेक्टर मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, ये बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड। और एन कैप के लिए जो वैल्यू होगा वो होगा आई डी एल एज वेक्टर क्रॉस आर, इसे ब्रैकेट में रखते हैं, चलिए ब्रैकेट में रख देते हैं, डिवाइडेड बाय आई डी एल इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। यहां से आप देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आई डी एल और यहां से साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके वेक्टर फॉर्म में हमें क्या मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर, ब्रैकेट में रख देते हैं इसे, डिवाइडेड बाय आर क्यूब्ड। सो ये हो गया बायो-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे के मुद्दों पे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।